नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज मैं फिर से चर्चा करूंगा परीक्षा प्रणाली के बारे में, या जो अभी करंट अपडेट है जो सामने निकल कर बातें आ रही हैं उस बारे में कि परीक्षा के नाम पर खाना पूर्ति क्यों। सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का कि परीक्षा के नाम पर खाना पूर्ति क्यों की जा रही है, किस बात की परीक्षा की जा रही है। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि सभी छात्रों का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि कुछ राज्य की सरकारों ने केंद्र सरकार के पास अपना आवेदन दिया है, अपनी मांग रखी है। क्योंकि यूजीसी का कहना है कि अगर डिग्री चाहिए तो परीक्षा देना अनिवार्य है। यूजीसी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि अगर आपको अंतिम वर्ष की डिग्री चाहिए, फाइनल ईयर की डिग्री चाहिए या फाइनल सेमेस्टर की डिग्री चाहिए तो परीक्षा देना अनिवार्य है। बिना परीक्षा के हम इतनी बड़ी डिग्री नहीं दे सकते। इस मुद्दे पर खासकर बड़ी बात निकल कर है कि 390 यूनिवर्सिटी ने परीक्षा की तैयारियां कर दी हैं। अगर मैं अपने छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारी, और यहां तक कि कुछ विश्वविद्यालयों ने परीक्षा के लिए समय सारणी भी तैयार कर दी है। और समय सारणी बच्चों के मोबाइल तक पहुंच गई, वेबसाइट पर डल चुकी है, और बच्चे मानसिक रूप से काफी खासा परेशान लग रहे हैं इस परीक्षा प्रणाली के आधार पर। इसी बीच में कुछ लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाए। लेकिन आप सोच के देखिए कि उन बच्चों का की मानसिकता का क्या, या उन बच्चों पर क्या गुजर रही होगी जिनके समय सारणी जारी कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर का समय सारणी जारी हो गया है, और जैसे ही इस समय सारणी जारी हुई, टाइम टेबल सामने आया है निकलकर, तो बच्चों के मन में प्रश्न उठना शुरू हो गया है। मेरे पास कुछ अन्य राज्य के बच्चों ने संपर्क किया कि सर हम सुंदरलाल शर्मा से फला कोर्स कर रहे हैं, वहां से हम कैसे आएंगे। जो बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले छात्र हैं, अन्य राज्य से ओपन में कर रहे हैं पढ़ाई या डिस्टेंस मोड में पढ़ाई कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा इन योग साइंस इत्यादि जितने भी कोर्स हैं उस कोर्स में भाग ले रहे हैं। वो लोग की सबसे बड़ी चुनौती है कि सर हम वहां तक पहुंचे कैसे। अभी सबसे बड़ी बात इस साथ में ये भी निकल के आ रही है कि यूजीसी ने अपने पुराने गाइडलाइन में कहा था, जो 6 जुलाई को जारी हुई थी, कि 31 अगस्त तक सभी परीक्षाएं संपन्न करा दी जाए। लेकिन राज्य सरकारों के बार बार आग्रह पर और कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूजीसी ने अपने फैसले में, अपने दिनांक में थोड़ी सी वृद्धि की है, और उस डेट को उन्होंने 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। और इस बीच में एक बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि कुछ राज्यों ने यूजीसी को चैलेंज किया है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है, जिसमें हमारे भारत के कुल 4 महानगर, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जिसमें दिल्ली और मुंबई यानी महाराष्ट्र ने अपना प्रतिवेदन दिया है कि इस कोरोना काल में हम परीक्षा कराने में संभव नहीं है, हम किसी भी स्थिति में परीक्षाएं नहीं करा पाएंगे। अब इस बात पर यूजीसी अपनी नाक अड़ा रही है, अपनी बात पे अडिग है कि हम परीक्षा कराकर ही मानेंगे, बिना परीक्षा के हम डिग्री नहीं देंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली और महाराष्ट्र ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इस कोरोना काल में बिल्कुल भी संकट के माहौल में रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण सबसे अधिक पाए जा रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने अपने छात्रों को परीक्षा देने से मना किया है, और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है कि हम अपनी परीक्षाएं नहीं लेंगे, हमारे पास कुछ अन्य विकल्प दिए जाए हमारे संकट को देखते हुए। ठीक उसी प्रणाली की बात करूं कि अगर दिल्ली याचिका दे सकता है तो हमारे छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार के लोग याचिका क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्या उनकी सुनवाई नहीं होगी? अगर दिल्ली महाराष्ट्र में कोरोना है तो हमारे छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार या अन्य राज्यों में भी कोरोना की भरमार लगी हुई है। अगर मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ की बात करूं तो आज के डेट में मैंने अभी करंट अपडेट लिया है, तो हमारे शक्ति जिले में, शक्ति शहर में 20 लोग से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कम से कम 5 दुकानों की लगातार स्क्रीनिंग चल रही है कि वो कस्टमर कहाँ किन किन दुकानों गए हैं, कहाँ मिठाई लिए, कहाँ कपड़ा लिए। और शक्ति कल के दौर में मुझे लगता है कि उस एरिया को सील कर दिया जाएगा जो मुख्य मार्ग से रास्ता होकर जाता है। अब आप सोच के देखिए, जब मुख्य मार्ग बंद हो गया तो बच्चे उत्तर पुस्तिका लेने कैसे आएंगे। अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम शुरू किया था। 10 अगस्त की बात करूं तो उस ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को अपनी कॉपी को ऑनलाइन सबमिट करना था। सबसे बड़ी समस्या दिल्ली जैसे महानगर में निकल कर आ रही है कि कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। क्या हर छात्र के पास कंप्यूटर की व्यवस्था है? मैं मानता हूं कि मोबाइल में स्कैन किया जा सकता है। छात्रों की शिकायतें हैं कि हम मोबाइल में स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं, सर्वर बिजी होने के कारण हमारा अपलोडिंग समय सीमा के बाद हो रहा है, उसके बाद भी छात्र सुनिश्चित नहीं हो पा रहे हैं कि हमने जो परीक्षाएं दी हैं वो
निश्चित समय पर अपलोड हुई है या नहीं हुई है। खैर इन मुद्दों से दूर है हमारा मुद्दा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो परीक्षा प्रणाली लागू की है उन्होंने हर यूनिवर्सिटी का लगभग यही मानना है कि छात्र अपने उत्तर पुस्तिकाएं, अगर छात्र को 6 विषय की परीक्षाएं देनी है तो छात्र परीक्षा या समय सारणी के 5 दिन पहले अपने अध्ययन केंद्र या महाविद्यालय जाकर अपनी पूरी की पूरी 6 उत्तर पुस्तिका वहां से रिसीव करें और 6 उत्तर पुस्तिका लेकर आके घर बैठे और समय सारणी के आधार पर आधे घंटे पूर्व उसको मोबाइल के व्हाट्सएप में या फिर उसके ईमेल आईडी पर या फिर विश्वविद्यालय के जो साइट है, विश्वविद्यालय के साइट पर लिंक दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर से आधे घंटे पहले उपलब्ध हो जाएंगे और छात्र अपने घर बैठकर उत्तर लिखेंगे। 9 से 12 अगर परीक्षाएं होती हैं या 12 से 3 की परीक्षाएं होती हैं तो समय सीमा के अंतर्गत बच्चे को अपने उत्तर पुस्तिका को पूरा करना होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 12 से 3 की परीक्षाएं हैं तो बच्चे को 12 से 3 के बीच में अपनी उत्तर पुस्तिका पूरी करनी है और अगले 2 घंटे यानी 3 से 5 2 घंटे के बीच में हर बच्चे को पुनः अपनी उत्तर पुस्तिका लाकर अपने महाविद्यालय पे या अध्ययन केंद्र पर जमा करना अनिवार्य किया गया है। ऐसी स्थिति में आप सोच के देखिए छात्र पहले से मानसिक रूप से कितने परेशान हैं। हम कोरोना के मार से अभी उभरे ही नहीं, हमारे पास आर्थिक संकट अलग से है, यातायात के साधन नहीं है, रोजगार के आसार नहीं है। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं जहाँ के अधिकांश वर्ग मजदूरी करके कमा के खाते हैं, उनको रोज की दिहाड़ी पर डिपेंड करते हैं, खेती पर निर्भर है। और आज खेती में ऐसा समय है कि खेती से कुछ आने वाला नहीं है, बल्कि सारी पूंजी खेती में लगाई जा रही है। ऐसे समय में जब उनके पास पैसे नहीं है, लोग ब्याज पर या गिरवी रख रख के पैसे खेती में लगा रहे हैं ताकि आगामी समय उनके लिए बेहतर हो सके। ऐसे स्थिति में बच्चों को बार बार विद्यालय बुलाना, माना ये बच्चे तैयार हो जाएंगे, बच्चों की मजबूरी है, बच्चे मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं और इस दौरान अगर बच्चे तैयार भी हो जाते हैं उत्तर पुस्तिका लाने के लिए और लिखकर जमा करने के लिए, इस दौरान अगर किसी बच्चे को कोरोना का संक्रमण होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सबसे बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में यही है। और मेरे अलावा अन्य छात्रों के दिमाग में बातें चल रही हैं, लोगों की शिकायतें चल रही हैं कि सर अगर हमें इस दौरान आने जाते समय किसके सर पे क्या लिखा है कि कौन कैसा है, किसके अंदर संक्रमण है, किस रास्ते हम आ रहे हैं, कहाँ कहाँ उतर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हो रही है, अगर हमें संक्रमण होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या विश्वविद्यालय प्रबंधन या यूजीसी इसकी गारंटी लेगी कि बच्चे के इलाज का पूरा खर्चा वो देंगे? वर्तमान में मानता हूं कि भारत सरकार इलाज के लिए सक्षम है, लोगों को भर्ती करके अपने शासकीय हॉस्पिटलों में और वहां निःशुल्क दवाइयां चल रही है, लेकिन वहां इस दौरान जो बच्चा और बच्चे के परिवार वाले जो मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे या मानसिक रूप से परेशान होंगे, तो तनाव ग्रसित होंगे, इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा? आप बच्चे की परीक्षा ले रहे हैं तो उसका बेस क्या है? अगर मैं चर्चा करूं कि इस संकट के समय में जो पिछले फरवरी मार्च से जो लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से अगर अंतिम सेमेस्टर की बात करूं तो बच्चों ने बड़े अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का प्रक्रिया हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार शुरू किया गया है। इसके पहले हम हायर एजुकेशन में बहुत कम देखे हैं कि ऑनलाइन की पढ़ाई होती थी, लेकिन जब से कोरोना संकट लगा, लॉकडाउन की बात हुई, तो पहले लॉकडाउन में किसी ने ऑनलाइन पढ़ाई करने की कोई चर्चा नहीं की, तो कोई बात नहीं की थी। लोगों ने कहा कि किस दिन का लॉकडाउन रहेगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ा। इस दौरान नई खबर निकल के सामने आई है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाए, बच्चों को गूगल मीट के माध्यम से या जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो ये बच्चों के लिए या स्नातक के साथ उत्तर में पढ़ने वाले लोगों के लिए पहली बार का अनुभव रहा है। वो गूगल मीट में ज्वाइन तो कर रहे हैं पर नेटवर्क कनेक्टिविटी होने के कारण वो ज्वाइनिंग उनकी दिखा रही है पर अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही समय में जब बच्चा विगत अपने सेमेस्टर में यानी अंतिम सेमेस्टर में बड़े अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया है, उस समय हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसकी योग्यता की जांच कर रहे हैं परीक्षा के माध्यम से। और उस एक तो अधूरी पढ़ाई हुई है और पढ़ाई के साथ साथ बच्चा अभी वर्तमान में मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है कि उसके साथ कैसा होने वाला है, कैसा व्यवहार होने वाला है। और परीक्षा प्रणाली हम लाए भी तो कैसे? बच्चा घर ले जाके कॉपी लिख के ले आता है। इस तरह का मूल्यांकन क्यों? आखिर हम एक उल्टे तरह से सोचे। लोगों का मानना है, जो परीक्षा प्रणाली के समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि परीक्षा हो, उनका एक तर्क है कि अगर हम परीक्षा नहीं कराएंगे, या यूजीसी का तर्क है कि बिना परीक्षा के हम बच्चों को पास नहीं करेंगे, बिना परीक्षा के हम गधे और घोड़ों में अंतर नहीं कर सकते। यूजीसी का मानना है या कुछ विद्वानों का मानना है कि बिना परीक्षा कराए कमजोर बच्चे कौन है, होशियार बच्चे कौन है, इसमें हम कैसे तुलना करें, कैसी बातें करें। तो इस बात को लोग मान नहीं पा रहे हैं। मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि क्या इस परीक्षा प्रणाली से आप गधे और घोड़े में अंतर कर पाएंगे?
आप सोच के देखिए कि क्या अभी जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चा 3 घंटे तक कॉपी अपनी उत्तर पुस्तिका घर ले जाता है, घर में लिख कर ले आता है, क्या इसमें आप गधे और घोड़े की पहचान कर पाएंगे? कौन होशियार कौन मूर्ख की पहचान कर पाएंगे? जब नकल करा के ही परीक्षा लेनी है तो फिर परीक्षा ही क्यों ले? हम इतने बड़े जन समुदाय को संकट में क्यों डालें? बच्चा घर से बाहर निकलेगा, ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा, बस नहीं मिल रही है, वो मोटरसाइकिल का उपयोग करेगा, हमारे परिवेश कैंपस में आएगा और तमाम तरह की गतिविधियों से वो लिप्त होगा। अब रास्ते में जितने भी जगह जो कंटेनमेंट जो घोषित किए गए हैं, किन किन रास्तों से बचते हुए आएगा। अगर इस भीड़ में किसी एक बच्चे को भी कोरोना का संक्रमण मिला, उस बच्चे से, चूंकि लाजमी है, हम इतना एहतियात नहीं बरत रहे हैं। गवर्नमेंट के बार बार सुझाव देने के बाद भी हमारी जनता, हमारे बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं। इतने दिनों बाद जब वो विद्यालय में मिलेंगे तो हम लाख मना करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन हमारे बच्चे ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो आपस में हाथ मिलाएंगे, दूर से नमस्ते करेंगे, कहीं ना कहीं आपस में बातचीत भी कर सकेंगे कि तुमने तैयारी कैसे की है, तुम परीक्षा कैसे दोगे, हेलो हाय बाय बाय, ये चलेगा। ये यूजीपीजी के बच्चे जो कई दिनों बाद मिलते हैं तो हेलो हाय बाय को सिंपल चलता है, कितना भी हम मना कर लें। तो इस बात की समस्या आ रही है कि अगर इस सैलाब में कॉपी जमा करते समय, मैं मानता हूं कि कॉपी लेते समय बच्चा जब कॉपी रिसीव करने आएगा उसमें भीड़ कम होगी, उस समय वो लोग बारी बारी से आएंगे, सबका समय सीमा निश्चित नहीं होगा, लेकिन कॉपी जमा करने की समय सीमा तो बिल्कुल निश्चित की गई है कि परीक्षा के 2 घंटे के अंदर आपको कॉपी जमा करनी है। और मैं अपने या किसी सामान्य सेंटर की बात करूं, एक विद्यालय सेंटर पे 1200 बच्चे, 1500 बच्चे हैं। आप सोच के देखिए 2 घंटे के अंदर जब 1500 बच्चे, और सबको आज के जीवन में होड़ लगी है कि हम जल्दी कॉपी जमा करें, जल्दी घर भागे। हम बाहर निकलना नहीं चाहते, लोगों के संक्रमण में आना नहीं चाहते, लोगों के संपर्क से बच रहे हैं। हर व्यक्ति यही चाहेगा कि जल्दी से भागते हुए जाए और कॉपी जमा करें, जल्दी आए। और इसमें जो विद्यालय प्रबंधन है वो लाइन लगा के कॉपियों का कलेक्शन करेंगे 2 घंटे के अंदर। और उस दौरान देखिए हमारे भारत देश में कैसे लोग लाइन लगाते हैं, ऊपर नीचे चढ़ते हैं। अब इस समय देखिए किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इस विस्फोट का जिम्मेदार कौन है? हम किसे जिम्मेदार कहेंगे? मैं माननीय सभी शिक्षाविदों और सभी आला अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि इस बात पे विचार करें। सबसे बड़ा मुद्दा मैं कई दिन से चर्चा कर रहा हूं कि जो छात्र अन्य राज्य में है, काफी दूर है, वो कैसे आए, उनकी परीक्षाएं कैसे कराएंगे? क्या सबके पास इतनी शक्ति है कि वो प्राइवेट वैन बुक करके बिहार से यहाँ 800 किलोमीटर दूर आ पाए? क्या यहाँ पे रहने की व्यवस्था कैसे करेगा? वो अपना हॉस्टल छोड़ चुका है, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री ने गाइडलाइन में जारी कर दिया था कि सभी अपना सामान लेके अपने अपने घर जाए। लॉकडाउन की स्थिति में यथासंभव हो सके तो अपने अपने घर पहुंच जाए। सभी लोग अपने अपने प्रवासी मजदूर की तरफ अपने अपने घर पहुंच चुके हैं, ट्रेन से या फिर व्यक्तिगत साधन से। लेकिन अभी के वर्तमान स्थिति में वो बच्चे कैसे बुलाए जाए? क्या उन बच्चों के पास एक प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट कार, प्राइवेट, क्योंकि स्कूटर में तो आ नहीं सकेगा 800 किलोमीटर, वो प्राइवेट वैन करके वहां से आना पॉसिबल है? मैं सभी आला अधिकारियों से आग्रह करूंगा इस पे विचार करें। इस पे विचार करने के बाद परीक्षा प्रणाली को लागू करने की कोशिश करें। उनके मन में बात चल रही होगी लेकिन ये बात उठ के सामने नहीं आ रही है। मैं उन बच्चों से भी आग्रह करूंगा जो अन्य राज्य से हैं, जो अदर स्टेट से हैं, कि कृपया आप अपनी बात को रखिए, अपने एक आवेदन लिखिए, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजिए, कुलसचिव को भेजिए, आप आला अधिकारियों को आवेदन लिखिए, तभी उनके जहन में बात आ सकेगी। क्योंकि अगर हम एक उच्च अधिकारी के रूप में सोचे तो एक एसी कमरे में बैठ के इस महामारी की कल्पना बड़ी कम से कर पा रहे हैं। हम बात करूं महानायक अमिताभ बच्चन को इतने सुरक्षा के साथ रहने के बाद भी अगर कोरोना हो सकता है, पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी जी को अगर हो सकता है, तो हम तो आम जनता है। इतने लोगों के संक्रमण में आ रहे हैं। इस गरीबी के समय, इस आर्थिक संकट के समय, इस मानसिक तनाव के समय इस तरह के नकल परीक्षा की प्रणाली को लागू करके हम आखिरकार सिद्ध क्या करना चाहते हैं? हम क्या जताना चाहते हैं इस प्रणाली से? कि परीक्षा के नाम पे बस खाना पूर्ति, नकल की संभावना इसमें है महोदय। मैं सभी आला अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि इसमें बिल्कुल नकल की संभावना है। बच्चा घर ले जाके स्वयं लिखेगा या किसी से लिखवा रहा है, आप इस पे कोई रोक टोक नहीं लगा सकते। आपने 2 घंटे की उत्तर पुस्तिका जमा करने की बात कही है, बच्चे 3 नहीं 4 घंटे तक लिखेंगे और आखिरी आधे घंटे उत्तर पुस्तिका जमा करने की भीड़ लगाएंगे, क्योंकि आपने 2 घंटे का समय दिया है। मेरे पास या किसी अध्ययन केंद्र में अगर 1500 बच्चे हैं या 1200 बच्चों का परीक्षा केंद्र है, या किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के पास, वो बच्चे सभी बच्चे अंतिम के आखिरी घंटे में पहुंचेंगे जमा करने। 1500 बच्चों को जब सैलाब आएगा जमा करने, तो आप किस सावधानी से कॉपी को जमा करेंगे, उत्तर पुस्तिका को जमा करेंगे? और जो व्यक्ति, जो प्रोफेसर, जो टीचर या जो प्यून, जो भी व्यक्ति कॉपी जमा करेगा, इस बात की सावधानी कैसे रखेगा? इस बात से बड़ा संशय का विषय है। अगर हम विषय को बांट भी देते हैं कि काउंटर नंबर 1 पे समाजशास्त्र, काउंटर नंबर 2 पे हिंदी और काउंटर नंबर 3 पे भूगोल की कॉपियां जमा हो रही है, फिर भी जन सैलाब लगेगा, भीड़ बढ़ेगा, कोरोना का विस्फोट होगा। ये मेरा आकलन कहता है
मैं सभी उच्च अधिकारियों से आग्रह करूंगा, कृपया इस पर सोचें, विचार करें कि इस आर्थिक संकट के दौर में, इस मानसिक तनाव के दौर में, जब हर छात्र, हर अभिभावक अभी वास्तविक रूप से परेशान है, अपनी सारी जमा पूंजी अपनी खेती में लगा रहा है ताकि वो अगले साल अपना जीवन चला सके, अपना अन्न जो उपजाएगा उसे खा सके, जीवन चला सके। ऐसे समय में उनके और उनके बच्चों को मानसिक तनाव में रखना ये उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपकी राय जानना चाहूंगा, अगर आप इससे परेशान हैं, आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट के अलावा खाली कमेंट करके इस बात को साबित नहीं कर सकते हो। कमेंट व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आता है। आप इस वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें, इसके खिलाफ वो आवेदन लिखे। मैं सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आज मेरे करीब 7 से 8 लोगों का फोन बिहार से है मेरे पास कि सर हम फला कोर्स कर रहे हैं, उसमें परीक्षाएं 27 से शुरू हो गई, टाइम टेबल आ गया है, उसमें हम शामिल कैसे हों। मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं प्रबंधन समिति से पूछता हूँ, विश्वविद्यालय से पूछता हूँ, उनके पास कोई जवाब नहीं। उनका बस एक ही कहना है कि विश्वविद्यालय ने समय सारणी जारी कर दी है, अब उनकी समस्या को कैसे परीक्षा देते हैं, वो चाहे तो परीक्षा छोड़ सकते हैं। क्या यही एक हल है? क्या यही एक उपाय है? कुछ उपाय मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपके समक्ष रखा था, उन्हीं उपाय की फिर से चर्चा करूंगा कि क्यों ना हम बच्चों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से 10 या 20 बहुविकल्पी प्रश्न देकर एक समय सीमा के अंतर्गत एक लिंक के माध्यम से उन्हें फीडबैक फॉर्म भरवा ले या फीडबैक क्वेश्चन करा ले। जो ऑनलाइन क्विज की प्रतियोगिता हो रही है आजकल, ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को हम मूल्यांकन कर सकते हैं। क्यों हम खतरा मोल लेने जा रहे हैं? जब हमको नकल पद्धति से ही पास करना है या नकल करा के ही बच्चों को पास कराना है तो फिर खतरे को मोल लेने की आवश्यकता क्या है? हम पिछले साल की उपलब्धियों के आधार पर भी तो नंबर दे सकते हैं, जैसा कि डीएड ने किया, या डीएड के अलावा आपने सभी ने किया है। जो प्रीवियस वर्ष के छात्र हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर सेकेंडरी के छात्र जिनको प्रमोशन दिया गया है, जिस आधार पर उनको प्रमोशन दिया गया है, क्या उस आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रमोशन नहीं दिया सकता? ये सबसे सुरक्षित नीति होगी, ये सबसे सुरक्षित विचार होगा। आप इस वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए ताकि सबके कानों तक ये बात जाए, सभी चिंतन मनन करें। और सभी से आग्रह है कि अगर आप इस बात से परेशान हैं तो वीडियो को शेयर करें और आप खुद आवेदन लिखें अपने महाविद्यालय को, अपने विश्वविद्यालय को कि हमें इस तरह की समस्या हो रही है, हमारा एरिया कंटेनमेंट जोन में है, हम जिस रास्ते जाते हैं उस रास्ते को सील किया गया है, हम इतनी समस्याओं का सामना क्यों करें परीक्षा के लिए। और खासकर हमने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, कॉलेज से बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, हमने अपने मन से तैयारी की है, अपने पुस्तकों से तैयारी की है, और पालक तो बेहद परेशान है इस खास मुद्दे में कि हम कैसे करें। और इस बात की जानकारी करें तो हम अन्य छात्रों से आग्रह करेंगे कि इस बात पे ध्यान दें, अमल करें और रोकें और ध्यान दें कि इस बात से कैसे बचना है। आप कम से कम इस वीडियो को 2 लोग को शेयर करें ताकि लोग आवेदन लिखकर अपनी समस्याओं से अवगत करा सके। और आखिरी समय में कुछ बात करूंगा कि